खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और स्पेशल बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे एक से संसद का विंटर सेशन होगा मंथन। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। यह 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा। पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र आयोजित करने के आपको बता दें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। तो प्रस्ताव को मंजूरी दी है राष्ट्रपति ने। हमें एक सार्थक सत्र की उम्मीद है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करे और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे। आपको बता दें कि इससे पहले 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चला था। सत्र के पहले दिन राज्यसभा के तत्कालीन उपसभापति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। फिर पूरा सत्र ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग और बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। तो विंटर सेशन में अब 1 दिसंबर से शुरुआत होगी। इस दौरान 15 बैठकें आयोजित होंगी। राजनीतिक मुद्दों पर बहस को हवा दे सकता है विपक्ष। इस विंटर सेशन में संसद का विंटर सेशन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित होगा। विंटर सेशन में 15 अहम बैठकें होंगी। तो राजनीतिक मुद्दों पर बहस को हवा दे सकता है विपक्ष। ये संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। संसद का ये विंटर सेशन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। आपको बता दें 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक ये संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। इस दौरान 15 अहम बैठकें होंगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, विंटर सेशन की शुरुआत 1 दिसंबर से होने जा रही है जो 19 दिसंबर तक होगी। 15 अहम बैठकें इस दौरान होंगी। विपक्ष जो है कई अहम विषयों को हवा दे सकता है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर पर? देखिए मनोज, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होना है और शीतकालीन सत्र को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया था। राष्ट्रपति के तरफ से केंद्र सरकार के तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है और इस प्रस्ताव पर लगाए मुहर में ऐलान किया गया है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से। किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर को शुरू होगा और 19 दिसंबर तक चलेगा। इस बीच संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 19 दिन सत्र का आयोजन होगा। जहां तक सवाल है कि इसमें क्या मुद्दे हो सकते हैं और इस बार क्या संसद क्या शीतकालीन सत्र के अंदर जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें होगी, क्या वो बैठकें शांति से हो पाएंगी या फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगी या विपक्ष कुछ ऐसी मांगे लाकर इस पूरे सत्र को पिछली बार की तरह जो मानसून सत्र जुलाई में चला था वो ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर यानी मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान की भेंट चढ़ गया था। विपक्ष लगातार इन चीजों पर मांग कर रहा था और हंगामा हुआ और संसद का शीतकालीन का जो सत्र है इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि करीब 14 राज्यों में एसआईआर के लिए चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया गया है जिसकी शुरुआत कर दी गई है। दूसरा, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो गड़बड़ियां आ रही हैं जिनको विपक्ष लगातार उठा रहा है, ये भी हंगामा के लिए एक मुद्दा विपक्ष बना सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राहुल गांधी ने हरियाणा में मतदाता वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और उसमें उन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति के फोटो को इस्तेमाल 22 बार 25 बार किया गया, जिसमें ब्राजील मॉडल का नाम उन्होंने लेकर बाकायदा 22 बार फोटो का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। तो मनोज कह सकते हैं कि जब संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर को शुरू होगा और 19 दिसंबर को तक चलेगा, इसमें 15 बैठकें होंगी। इन 3 मुद्दों पर हंगामा विपक्ष कर सकता है, चर्चा की मांग कर सकता है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अगर एक राय नहीं बनती है तो संसद का शीतकालीन सत्र मानसून सत्र की तरह ही हंगामे की भेंट चढ़ सकता है और बिना किसी
निर्णय और फैसले पर हुए हैं और शीतकालीन सत्र खत्म हो सकता है। मनोज, बिल्कुल अखिलेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो संसद का विंटर सेशन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान विंटर सेशन में 15 अहम बैठकें होंगी। विपक्ष इस दौरान कई मुद्दों को हवा दे सकता है। और अब हम बात करेंगे एयरपोर्ट पर मिलन अटकलों में कितना दम। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। इस बीच तेज प्रताप यादव और भाजपा नेता रवि किशन को एक साथ बातचीत करते हुए पटना एयरपोर्ट पर देखा गया। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव गया जिले में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर लौट रहे थे, जबकि रवि किशन ने पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में भाजपा की सभाओं को संबोधित किया था। दोनों की मुलाकात के बाद अब राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के बाद तेज प्रताप यादव एनडीए को समर्थन भी दे सकते हैं। हालांकि ये सब अभी तक सिर्फ अटकलें ही हैं। इस पर जो भी निर्णय लिया जाना है वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस मुलाकात के कई मायने अब निकाले जाने लगे हैं। एक तरफ पार्टी से, परिवार से निष्कासित तेज प्रताप यादव बिहार में अपनी खुद की पार्टी खड़ी करके, संगठन खड़ा करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राजद प्रत्याशियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनका एनडीए के प्रत्याशियों से मिलना, मेल मिलाप, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रवि किशन है उनसे मुलाकात के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। और संकेत भी अटकलें हालांकि ये है अभी तक कि हो सकता है कि चुनाव के बाद तेज प्रताप यादव एनडीए के साथ जा सकते हैं। हालांकि ये चुनाव परिणाम के बाद ही सामने आएगा कि किसको क्या मिलता है और कौन किसके साथ जाता है। लेकिन फिलहाल इस मुलाकात से अटकलों का बाजार जरूर गर्म हो चुका है। अखिलेश जी हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ। आपको बता दें इस दौरान तेज प्रताप यादव ने भी अपनी बात कही, वो हम आपको सुना देते हैं। अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि जो समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं। नहीं देखिए, जो हम तो कहें ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। अरे प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे, हम भी टीका लगाते हैं, ये भी टीका लगाते हैं। देखिए इनको इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पर था। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। तो रवि किशन के साथ तेज प्रताप यादव को देखा गया। इसके बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। अखिलेश जी हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, बिहार में एक तरफ चुनावी प्रचार अपने चरम पर है, दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। वहीं अब तेज प्रताप यादव और रवि किशन की मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई और अब इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कुछ मायने हो सकते हैं अखिलेश जी? देखिए मनोज, राजनीतिक दलों के नेताओं का एयरपोर्ट पर मिल जाना और एक ही फ्लाइट में यात्रा करना, यानी एक हवाई अड्डे से चढ़ना और दूसरे हवाई अड्डे पर उतर जाना, और जब इनकी मुलाकातें होती हैं तो चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म होता है। लेकिन तेज प्रताप यादव के मामले में कहा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जैसा कि अंदाजा लोग लगा रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप के तरफ से उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम उनके साथ हैं जो बेरोजगारी को खत्म करने का काम करेंगे। तो सीधा और सपाट आंसर आप इस तरह से देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगार की खत्म करने, यानी हर घर को देने के ऐलान तेजी यादव की तरफ से किया जा रहा है। इसका मतलब आप सीधा से समझ सकते हैं कि तेज प्रताप
ने तो एक शब्द का इस्तेमाल किया जो बेरोजगारी खत्म करेगा, यानी वो उसके साथ है जो बेरोजगारी खत्म करेगा। और बेरोजगारी खत्म करने का बिहार में काम तेजस्वी यादव के द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र से लेकर हर चुनावी बयान में, हर चुनावी रैली में, हर चुनावी जनसभा में वो करते हैं। जहां तक सवाल है पारिवारिक कलह का, तो लालू प्रसाद यादव को भी बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा माहिर खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। और लालू प्रसाद यादव का बेटा अगर उनके खिलाफ चुनाव लड़ता है, कैंडिडेट होता है, जैसा कि उन्होंने 40 कैंडिडेट पूरे बिहार में उतारे हैं तेज प्रताप ने, लेकिन वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य का विरोध नहीं करते हैं, परिवार के किसी सदस्य को लेकर चुनाव में चर्चा नहीं करते हैं। इसके मतलब कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव ने सत्ता पक्ष के लोगों को, यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यानी एनडीए के किसी भी नेता को वो मौका ना दे कि बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के परिवार को, इंडिया गठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल को घेरने का कोई काम करे। इससे पहले उन्होंने पार्टी से बर्खास्त कराया और वहां पर उनको अलग से चुनाव लड़ने का मौका भी दिया, भले वो अपनी पार्टी बना के तेज प्रताप यादव लड़ रहे हों। लेकिन अंदर खाने की खबरें ये है कि तेज प्रताप यादव को उनकी सीट पर लालू प्रसाद के परिवार की तरफ से पूरा आशीर्वाद हो। अंदर खाने तेज प्रताप को जिताने के लिए रणनीति के तहत वहां पर लगातार चुनाव प्रचार हुआ और सब कुछ चल रहा है। जहां तक सवाल है कि चुनाव के बाद और काउंटिंग के बाद तेज प्रताप यादव कहां जाएंगे, जैसा कि कयास आज के हवाई अड्डे पर रवि किशन के साथ तेज प्रताप को हुई मुलाकात का निहितार्थ और बाजार में जो अटकलें तेज हैं उसका सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि तेज प्रताप ने अपने बयान में जो कहा कि जो बेरोजगारी खत्म करेगा उसके साथ है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो तेजस्वी के साथ है। मनोज। बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस मुलाकात के क्या मायने हैं ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है तेज प्रताप यादव और रवि किशन की मुलाकात के बाद। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे वंदे भारत की खुशियां अपार, धन्यवाद सरकार। खबर चित्रकूट से है। वाराणसी से खजुराहो को जाने वाली 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शनिवार को चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने पर बांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद आरके सिंह पटेल, नगरपालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, बीजेपी जिला अध्यक्ष महेंद्र कटियार सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में डीएम पुलकित गर्ग और एसपी अरुण कुमार सिंह ने भव्य स्वागत किया है। इस मौके पर पूर्व सांसद आरके सिंह पटेल ने कहा कि मोदी सरकार पौराणिक तीर्थ स्थलों के पर्यटन विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने से बनारस, विंध्याचल और चित्रकूट समेत बुंदेलखंड के सभी तीर्थ स्थलों के पर्यटन विकास को रफ्तार मिलेगी। डीएम पुलकित गर्ग ने बताया कि वाराणसी से खजुराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से चित्रकूट समेत सभी धार्मिक स्थलों का पर्यटन विकास होगा। आवागमन के संसाधन बेहतर होने से विदेशी सैलानियों का आवागमन भी बढ़ेगा, जिससे पर्यटन आधारित रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात चित्रकूट के पर्यटन विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि 10 वर्षों में चित्रकूट का बड़ी तेजी से विकास हुआ। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि मोदी और योगी सरकार उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास के लिए संकल्पित है। वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देकर भाजपा सरकार ने चित्रकूट के विकास के लिए बड़ा उपहार दिया है। जिस तरह से धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है, ऐसे में चित्रकूट एक बड़ा केंद्र, ऐतिहासिक केंद्र है, वो संख्या बढ़ेगी। और जिस तरह से कल्पना की जा रही है कि अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज और काशी का एक परिपथ जैसा बना दिया जाए, तो उसमें एक मील का पत्थर है ये वंदे भारत। माननीय रेल मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। काशी से लेकर के विंध्याचल से होते हुए प्रयागराज की धरती से और चित्रकूट की पावन धरा जहाँ 12 साल भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी तप किए, वहाँ से जोड़ते हुए वामदेव की नगरी वामदेव ऋषि जहाँ तपस्या किए बांदा से, और वीर भूमि खजुराहो। देखिए, जो वंदे भारत ट्रेन आज चित्रकूट और बनारस और खजुराहो के मध्य आज चली है, मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र को अपने दिमाग में रखा है और यहाँ के विकास के लिए
वाल्मीकि जी की कर्मस्थली पर चित्रकूट धाम के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यहाँ पर वंदे भारत जो ट्रेन अभी आपके बीच में आएगी। देखिए ये आज एक विशेष दिन है और मुझे लगता है कि एक चित्रकूट के लिए एक बहुत ही बेहतर अवसर है। जो जिस प्रकार से वाराणसी में टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है और प्रति वर्ष जो है कम से कम 10 करोड़ संख्या जो है वहाँ पे जो है टूरिस्ट आते हैं। इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता रतन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन, आप चित्रकूट को वंदे भारत की सौगात मिली है और कहीं ना कहीं काशी और चित्रकूट को जोड़ने का भी ये काम जो है किया गया है। क्या कुछ कैसी खुशी लोगों में देखने को मिल रही है? लोग अब कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस सौगात के बाद? जी मनोज, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा जो है जो चित्रकूट और बुंदेलखंड के जो खजुराहो है और बनारस से जोड़ने का जो काम किया है बहुत ही सराहना हो रही है उसकी। जो है चित्रकूट में, चूंकि चित्रकूट एक धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ भगवान श्री राम ने 11.5 वर्षों तक तपस्या की है और यहाँ पर जो है जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने के बाद जो पर्यटन बढ़ा है और आज जो प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है बुंदेलखंड उसकी वंदे भारत की, उससे विदेशी सैलानी जो है उसका के बढ़ने की बहुत संभावना है, जिससे यहाँ पर चित्रकूट में जो पर्यटन आधारित रोजगार है उसका बहुत ही विकसित होने की उम्मीद है। और लोगों में खुशी है कि ये एक बहुत बड़ी सौगात मिली आज जो है, क्योंकि अभी तक खजुराहो जाने के लिए कोई भी अच्छे साधन संसाधन उपलब्ध नहीं थे, जिससे चित्रकूट और खजुराहो और बनारस को मतलब साधन कम थे। आज विदेशी जो सैलानी आते थे वो सीधे हवाई जहाज से ही खजुराहो जाते थे। अब ट्रेन का रूट जो आज से हो गया, ट्रेन के संसाधन उपलब्ध हो गया, उससे बनारस से सीधे जो चित्रकूट जुड़ेगा, चित्रकूट से खजुराहो जुड़ जाएगा। तो इससे चित्रकूट का सर्वाधिक फायदा चित्रकूट को मिलने वाला है और इससे क्षेत्र के लोगों में भारी खुशी है और सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त जताया है कि उन्होंने चित्रकूट के विकास के प्रति विचार किया, सोचा और उन्होंने करके दिखाया भी। बिल्कुल रतन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से धार्मिक स्थलों का भी विकास होगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 10 वर्षों में चित्रकूट का तेजी से विकास हुआ है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक अहम ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्रदर्शनी बहाना, सरकार पर निशाना। आप देख रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रदर्शनी बहाना, सरकार पर निशाना। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस शासन काल में उपलब्धियों और भाजपा सरकारों की विफलताओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी कांग्रेस मुख्यालय में लगाएगी, जिसका उद्घाटन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा एवं प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने किया है। और कांग्रेस का कहना है कि यह कार्यक्रम केवल उत्सव नहीं बल्कि राज्य निर्माण के उद्देश्यों की पुनर्स्मृति और शहीदों के आदर्शों को आत्मसात करने का प्रयास है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर जहां प्रदेश सरकार राज्य जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी रजत जयंती वर्ष को शहीदों के नाम समर्पित करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने इस मौके पर शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने का संकल्प लेते हुए कई कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की थी। तो एक तरफ सरकार 25 वर्षों की जो यात्रा है उसकी उपलब्धियां गिना रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने शहीदों के सपनों के उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया है। रजत जयंती के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। कार्यक्रम शहीदों आपको, खुद को और प्रदेश के लोगों को, बुद्धिजीवियों को एक मेमोरी वापस लाने का काम हम कर रहे हैं। इन 25 सालों में अंतरिम सरकार से लेकर चुनी हुई निर्वाचित सरकार तक और वहां से लेकर इस 25वें वर्ष तक हम कहां तक चल के आए हैं, वो सब इस प्रदर्शनी में आपको देखने को मिला होगा। जहां पंडित नारायण दत्त तिवारी ने अनेकों काम किए, जिसमें रोजगार से लेकर आमदनी बढ़ाने से लेकर उत्तराखंड की रीढ़ को मजबूत करने तक के काम हुए, वहीं भारतीय जनता पार्टी में अंकिता भंडारी से लेकर संतरेसा तक। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता शिव नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव नारायण, वैसे तो अब 25 वर्षों की यात्रा और उपलब्धियों को सरकार उत्तराखंड में मना रही है, वहीं विपक्ष अगर बात करें तो विपक्ष इन 25 वर्षों की यात्रा में खासकर भाजपा पर निशाना साधती नजर आई है। अब एक प्रदर्शनी का
आयोजन मुख्यालय में, कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसमें उन्होंने शहीदों के नाम इस यात्रा को किया है, इस रजत जयंती के कार्यक्रम को मनाया है। क्या कुछ अहम जानकारी? शिव नारायण, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो कांग्रेस ने शहीदों के नाम इस कार्यक्रम को किया है। रजत जयंती के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी कार्यक्रम शहीदों के आदर्श को एकीकरण करने का प्रयास, ये बात कांग्रेस के द्वारा कही जा रही है। कांग्रेस ने शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया है। रजत जयंती के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी। शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया और एक विशेष प्रदर्शनी कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस ने लगाई। रजत जयंती के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एक तरफ सरकार 25 वर्षों की उपलब्धियां गिना रही है और सरकार अपने कार्यकाल में प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं और जो महत्वपूर्ण फैसले ले गए हैं उनकी बात करती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है शहीदों के नाम प्रदर्शनी कांग्रेस ने लगाया है और कहीं ना कहीं शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने का संकल्प लेने की बात कही। और अब हम बात करेंगे क्या एयरपोर्ट पर हुआ साइबर हमला। देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से संचालित 800 से अधिक विमान सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। इसके पीछे फिलहाल एटीसी की तरफ से ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी बताया गया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस गड़बड़ी के पीछे जीपीएस स्पूफिंग जैसे साइबर अपराध की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। इस कारण दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई समेत कई हवाई अड्डों से संचालित उड़ानों पर असर पड़ा है। बहरहाल सवाल यह है कि क्या दिल्ली एयरपोर्ट जीपीएस स्पूफिंग का शिकार हुआ है? अमूमन पाकिस्तान सीमा के पास होने वाली ये घटनाएं अब दिल्ली तक पहुंच गई हैं। जीपीएस सिग्नल गड़बड़ी और आईएलएस अपग्रेड के बीच उड़ान सेवाओं में देरी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। पिछले 2 दिन में हुई इन घटनाओं की जांच डीजीसीए कर रहा है। जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। और अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बीते 16 महीने में स्पूफिंग की 465 घटनाएं सामने आई हैं। इससे पहले ये घटनाएं बॉर्डर क्षेत्रों में देखी जाती है। अब दिल्ली जैसे व्यस्ततम और महत्वपूर्ण जगह पर जो स्थित हवाई अड्डे पे ऐसी शिकायतें आ रही, जिससे विमान सेवाएं बड़ी संख्या में प्रभावित हुई हैं। क्या कुछ अहम अपडेट इस पर निकलकर सामने आ रहा है? जांच एजेंसियों को कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए मनोज, दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त और सबसे ज्यादा उड़ानें भरने वाले हवाई अड्डे के तौर पर जाना जाता है और जहां हजारों की संख्या में 24 घंटे के अंदर विमान उड़ान करते हैं और लैंड भी करते हैं। पता लगा है कि 24 घंटे के अंदर करीब 800 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई है, जिनकी सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित होने की वजह से उनको कैंसिल किया गया। इसकी वजह सीधा जो एयरपोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि एटीसी की तरफ में जो मैसेजिंग होता है, जिसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी कहा जाता है और ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम भी कहा जाता है। और कहा जा रहा है कि जो ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम है उस एयरपोर्ट पर खराबी आई है, जिसकी वजह से विमान की उड़ानों को तकनीकी तौर पर मैसेज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इन उड़ानों को रोका जा रहा है और उन उड़ानों को निरस्त भी किया जा रहा है। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि इस तरह की जो समस्याएं आती थी वो एयरपोर्ट जीपीएस स्पूफिंग का जो साइबर है उसके तहत कहा जाता है कि इसमें दिक्कतें पैदा होती हैं और इसे साइबर हमले के तौर पर देखा जाता है। ये भी कहा जाता है कि इसमें जो पाकिस्तान का बॉर्डर का इलाका है वहां पर इस तरह की साइबर क्राइम, साइबर हमले, इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। लेकिन ये पहली बार होगा कि दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल उस पर इस तरह का साइबर हमला हुआ है, जिससे चाहे दिल्ली से उड़ान भरने वाली जो फ्लाइट है
दिल्ली आने वाली फ्लाइट्स हैं, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, राजस्थान, तमाम शहरों को उड़ान भरने वाली जो फ्लाइट्स हैं वो प्रभावित हुई हैं और इसके लिए सीधा तो सीधा दिल्ली एयरपोर्ट जीपीएस स्पूफिंग सिस्टम को माना गया है। फिलहाल डीजीसीए की तरफ से जांच का निर्देश दिया गया है। डीजीसीए की एक टीम इसको जांच कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी टीम साइबर क्राइम है, जो साइबर हमले के तौर पे इसको लिया जा रहा है, उससे भी जांच की जा रही है। दूसरा एनआईए और इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से भी इसमें क्या किसी पड़ोसी देश का भी इसमें हाथ हो सकता है, वो एजेंसी भी अपनी तरफ से जांच कर रही है। बिल्कुल अखिलेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो जांच के बाद स्पष्ट होगा कि आखिर असली वजह क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं साइबर हमले की बात जो है वो सामने आ रही है। और अब हम बात करेंगे नापाक इरादों पर नकेल आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में शनिवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। भारतीय सेना को नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के पार से शुक्रवार को घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। भारतीय सेना की यूनिट चिनार कॉर्प्स ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी मारे गए। ऑपरेशन अभी जारी है। सेना ने इसे ऑपरेशन पिंपल नाम दिया है। तो कुल मिलाकर सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर भी फायरिंग की गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इस सर्चिंग में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। अखिलेश जी हमारे विशेष संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और इसमें 2 आतंकी ढेर हुए हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मनोज, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में एक केरन सेक्टर आता है। इसमें शुक्रवार देर रात सुरक्षा कर्मियों को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की और घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र के केरन सेक्टर में एंट्री कर चुके हैं। इसके बाद सेना के तरफ से संयुक्त अभियान स्थानीय पुलिस के साथ चलाया गया था और इस सर्च ऑपरेशन जो सेना के द्वारा चलाया जा रहा था, इसको सेना ने नाम ऑपरेशन पिंपल दिया था। इसके तहत जब सेना के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी वहां छिपे हुए आतंकवादियों के द्वारा ताबड़तोड़ सेना के जवानों पर गोलीबारी की गई। सेना की संयुक्त टीम ने जवाबी कार्रवाई की और 2 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। बताया जा रहा है कि ये भारतीय सेना की जो यूनिट चिनार कॉर्प्स संयुक्त ऑपरेशन चला रही थी और सर्च ऑपरेशन पिंपल के तहत 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इनकी पहचान पाकिस्तानी के आतंकवादियों के तौर पर की जा रही है और इनकी ज्यादा डिटेल क्या है, किस ये संगठन से जुड़े हैं, कौन सा आतंकवादी संगठन इनको घुसपैठ कराने में कामयाब हुआ और कैसे यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने कैसे घुसपैठ की और इनकी पीछे की क्या जन्म कुंडली है, उसको खंगाला जा रहा है। फिलहाल ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये घुसपैठिए कैसे घुसपैठ करने में कामयाब हुए। सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले दिनों लगातार जो आतंकवादी घटनाएं हुई, इसको लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह की फिर घटनाएं सामने आ रही है। ये बड़ी चुनौती है। फिलहाल भारतीय सेना इनसे निपटने का काम कर रही है। जो पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ घुसपैठ कराता है, उनको सेना मुंहतोड़ जवाब देके आतंकवादियों को मुठभेड़ में गिराने का काम भी कर रही है। बिल्कुल अखिलेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे ये नापाक आतंकी, जिनको सुरक्षा बलों ने उनको उनके सही ठिकाने पर पहुंचाया है। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।